दोस्तों गोस्वामी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ ये है जस्टिस। जस्टिस जैसे कि आप जानते हैं कि एक फेमस प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का, और ये जो प्ले है दोस्तों ये एक कैंपेन का हिस्सा था जो कि ब्रिटिश प्रिजन्स की कंडीशन को इम्प्रूव कराने के लिए चला था। तो ये जॉन गाल्सवर्दी का प्ले, जिसमें कैरेक्टर्स की अगर जो हम बात करें दोस्तों तो हमारे बीच में जेम्स हाउ का कैरेक्टर आता है, वॉल्टर हाउ का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, फॉल्डर का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है और रुथ हनीवेल का कैरेक्टर देखने को मिलता है। ये कैरेक्टर्स इसके मेन हैं। इसके साथ साथ कुछ अदर कैरेक्टर्स भी हैं, उन सभी की लिस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा दोस्तों। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको उस पर ध्यान देना है और कैरेक्टर्स ऐसे ही क्लियर होते चले जाएंगे, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। बस आपको स्टोरी को समझते हुए चलना है। अब ये जो स्टोरी है ये एक फोर्जरी को लेकर भी है और उसी के कारण ये स्टोरी आगे लीड होती है। और क्या कहानी है सुनिए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है और जुलाई का महीना है और ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऑफिस से। और ये जो ऑफिस है ये सॉलिसिटर फर्म है दोस्तों। कैसी फर्म है? एक लॉ फर्म है, सॉलिसिटर फर्म है। और यहाँ पर जेम्स हाउ है, वॉल्टर हाउ है और इसके साथ साथ कॉक्सन है। ठीक है ना? कौन कौन है? जेम्स हाउ, वॉल्टर हाउ और कॉक्सन वहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। अब इसमें जो विलियम फॉल्डर हैं वो एक जूनियर क्लर्क हैं। याद रखना दोस्तों, विलियम फॉल्डर इसी संस्था के क्या हैं? एक जूनियर क्लर्क के रूप में हैं। अब इसी बीच में एक पियोन बॉय जिसका नाम स्वीडल है। याद रखना दोस्तों, स्वीडल कौन है? स्वीडल पियोन बॉय है। स्वीडल अंदर आता है और वो कॉक्सन को इन्फॉर्म करता है। कॉक्सन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये भी इसी फर्म में है, सीनियर है। तो वो कॉक्सन को इन्फॉर्म करता है कि एक औरत है वो फॉल्डर से मिलना चाहती है। फॉल्डर जो कि जूनियर क्लर्क हैं ऑफिस में, उनसे मिलना चाहती है और स्त्री को अंदर बुलाया जाता है। और इसके साथ साथ जो वुमेन है उसका नाम रुथ हनीवेल है। याद रखना दोस्तों, उसका नाम क्या है? उसका नाम रुथ हनीवेल है। जो औरत अंदर आती है और वो कॉक्सन को ये बताती है कि वो एक पर्सनल मैटर पर उससे मिलना चाहती है, फॉल्डर से उसको मुलाकात करनी है। लेकिन कॉक्सन उससे ये कह देता है कि किसी भी प्राइवेट मैटर पर बात करने के लिए यहाँ पर अलाउ नहीं है। ये एक सॉलिसिटरी फर्म है और यहाँ पर केवल और केवल जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें केवल जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वही रह सकते हैं और उनको किसी से मिलना अलाउ नहीं है। लेकिन वो ये कहती है कि मेरा जो मिलना है वो जीवन और मृत्यु का मामला है, तो मुझे प्लीज़ फॉल्डर से मिलने दिया जाए। और ये जो स्त्री है यहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ दोस्तों वहाँ पर आई है। और इसी बीच में जो कॉक्सन है, कॉक्सन की इच्छा तो नहीं है कि वो उसे मिलने दे, लेकिन वो कुछ मिनट के लिए उसको मिलने के लिए अलाउ कर देता है। और इसी बीच में वो जेम्स हाउस से एक लीगली डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ चर्चा कर रहा होता है और रूथ और फॉल्डर की मुलाकात होती है। और रूथ जो है वो फॉल्डर को ये बताती है कि उसका जो हस्बैंड है वो शराब पीकर उसको परेशान करता है और यहाँ तक कि जो प्रीवियस नाइट है उसमें उसने उसको मारने की कोशिश भी की थी। ये भी याद रखना दोस्तों कि किसने रूथ को मारने की कोशिश की थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका आंसर होगा रूथ के हस्बैंड ने उसको मारने की कोशिश की थी। और वो ये कहती है इसी वजह से मैं अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सुबह के समय, अपने बच्चों को लेकर डर की वजह से वहाँ से निकल आई और जब जो हस्बैंड था वो सोया हुआ था, मैं उस समय वहाँ से भाग गई। और इसके साथ साथ वो ये बताती है कि उनका जो प्लान है इंग्लैंड को छोड़ने का वो अभी भी बदला नहीं है, वो अभी भी वैसा ही है। और वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर निकलना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ वो फॉल्डर जो है वो उसको ये बताता है कि वो चिंता ना करे, उसने साउथ अमेरिका के लिए जो टिकट्स हैं वो खरीद लिए हैं, लेकिन वो एक शर्त पर जा सकते हैं वहाँ पर, अगर जो वो ये कमिट करें कि वो हस्बैंड एंड वाइफ है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि किस शर्त पर वो अमेरिका जा सकते हैं, साउथ अमेरिका। जब वो ये कमिट करेंगे कि वो हस्बैंड एंड वाइफ है तब वो अमेरिका जा सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं जा पाएंगे। अब रूथ उनको एक सच बताती है, फॉल्डर को ये कहती है कि उसको और पैसा चाहिए। वो जो पैसा जो उसने उसको दिया था वो
पैसा ख़त्म हो चुका है और वो जो चीज़ें जिनके माध्यम से वो अपनी जर्नी को आगे लीड कर सकती थी, वो अपने हस्बैंड के घर डर से वो घर पर ही छोड़ आई है। अब इस बात को लेकर जो फोल्डर है वो बड़ा चिंतित हो जाता है। फोल्डर बड़ा चिंतित हो जाता है, भाई अब कैसे होगा, क्या करना होगा। इससे फोल्डर को बड़ा दुख पहुंचता है इस चीज़ को लेकर, लेकिन वो रूथ को निराश नहीं होने देता और वो ये कहता है कि तुम चिंता ना करो, हम जैसे भी होगा हम अरेंज करेंगे और हम ज़रूर निकलेंगे। और वो उसको एक तरह से पूरी एश्योरिटी दे देता है कि वो इंग्लैंड को जो है रात में ज़रूर छोड़ देंगे। इसी बीच में वो ये भी डिसाइड करते हैं कि वो एक ऐसे स्थान पर ज़रूर मिलेंगे, एक ऐसे स्थान पर मिलेंगे जहाँ से वो अलग हो सकें, और तभी वो एक दूसरे को किस करते हैं। और ये सॉलिसिटरी फर्म ही है दोस्तों जहाँ पर वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं। इसी बीच में जब वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, रूथ और फोल्डर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, उसी बीच में कॉक्सन आ जाता है। कौन आ जाता है? कॉक्सन आ जाता है। और कॉक्सन उनको ये करते हुए देख लेता है और वो फोल्डर को ये वार्निंग देता है कि ये मॉरल लैक्सिटी के खिलाफ है, और क्योंकि जो हमारा जो ये लॉ का फर्म है ये बहुत पवित्र फर्म है और यहाँ पर ऐसा करना बहुत एक अपराध के समान है। और वो ये यहाँ तक कि वो ये भी कहता है, उससे फोल्डर से कहता है, इस चीज़ का हर्जाना तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों ये बात होती है। अब इसी बीच में जो कहानी है वो आगे बढ़ती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहानी किसकी तरफ मोड़ लेती है, कहानी लेती है फोर्जरी की तरफ मोड़। अब फोर्जरी क्या हुई है, जो रॉबर्ट कॉक्सन है, जो सीनियर क्लर्क है, वो ये डिस्कवर करता है कि एक जो चेक जो इशू किया गया था 9 पाउंड का, ध्यान रखना दोस्तों, 9 पाउंड्स का जो चेक था वो इशू किया गया था और उसको अल्टर कर दिया गया किसमें, 90 पाउंड्स में। याद रख लें दोस्तों, 9 पाउंड्स के चेक को किस में बदल दिया गया, 90 पाउंड्स में बदल दिया गया। और यहाँ पर फोल्डर पर इस जो है इस चीज़ का आरोप लगता है और फोल्डर जो है इस फोर्जरी को एक्सेप्ट भी कर लेता है और वो ये कहता है कि मैं एक पागलपन के रूप में हो गया था, मैं एक पागलपन का शिकार हो गया था कुछ मोमेंट के लिए, तो मैंने ऐसा किया। यहाँ पर मतलब एक तरह से उसने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को। अब इसी बीच में जो रॉबर्ट कॉक्सन है वो उस पर एक सिंपैथी प्रेजेंट करता है, उसको जो है ना सहानुभूति देता है, चलो ठीक है भाई, उसका एक लेडी की वजह से, उसके प्यार की वजह से ऐसा हुआ, तो चलो इसको छोड़ देते हैं। और उधर जो वॉल्टर हाउ है वो भी कॉक्सन की बातों से अग्री करता है, लेकिन जो जेम्स हाउ है, ठीक है ना, उनका जो सीनियर पार्टनर जेम्स हाउ है, वो इस बात को अग्री नहीं करता और वो फोल्डर को पुलिस के हवाले कर देता है। अब पुलिस के हवाले कर देता है तो भाई उसको जेल जाना पड़ता है। अब बात उस पर केस चलता है। अब बात जो आती है, जब केस की आती है, तो उसका जो केस है दोस्तों कौन लड़ता है, जो फोल्डर है, फोल्डर का एडवोकेट है हेक्टर। याद रख लेना दोस्तों, फोल्डर के एडवोकेट का नाम क्या है, हेक्टर फ्रॉम, एडवोकेट का नाम है फोल्डर के। और फोल्डर का जो एडवोकेट है हेक्टर फ्रॉम, वो केस लड़ता है और वो अपना जो पक्ष है वो पेश करता है। वो सबसे पहले तो वही बताता है कि वो किस कंडीशन में था, किस सिचुएशन में था, और वो एक तरह से ये कहता है कि किसी के प्रेम में वो पागल हो गया था, उसको प्रोटेक्शन देना चाहता था और उसको डर था कि कहीं उसकी जो प्रेमिका है वो एक वर्क हाउस के रूप में ना मतलब कन्वर्ट हो जाए। कहने का मतलब वो कहीं अपने शरीर को ही ना बेचने लगे, तो और उसके बच्चों को सपोर्ट करने के लिए एक मॉरल सपोर्ट करना कोई अपराध नहीं होता। तो वो उससे प्लीड करता है, एक जस्टिस की प्लीड करता है, जो उनका जो वकील होता है हेक्टर फ्रॉम दोस्तों। लेकिन आप जानते होंगे कि कानून में सहानुभूति की कोई जगह नहीं होती। कानून जो है वो एविडेंस को देखता है, चीज़ों को देखता है और ट्रुथ को देखता है कि वास्तव में सच क्या हुआ है। और लेकिन वो ये रिक्वेस्ट करता है, उसे प्लीड करता है ज्यूरी से कि ये जो यंग मैन है इसकी लाइफ को जो है र्यून ना किया जाए। अगर जो वो इस तरह से प्रिजन में जाता है तो उसकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी, और इवन उसकी जो एक लव लेडी है उसको भी कहीं ना कहीं खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये बात वो ज्यूरी के सामने रखता है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि सिंपैथी की कोई जगह नहीं होती है, तो फोल्डर को जो प्रिजन है, जो एक पनिशमेंट है वो तय किया जाता है। और दोस्तों फोल्डर को 3 इयर्स का पेनल सर्विट्यूड जो है, इसका पेनल सर्विट्यूड का पनिशमेंट दिया जाता है। अब ये पेनल सर्विट्यूड क्या है, 3 साल आप उसको
कैद होती है और ये कैद इस प्रकार की कैद में मतलब जो लेबर भी कराया जाता है, मेहनत भी अंदर कराई जाती है और उसके प्रति और उस मेहनत के बदले में कुछ पैसे भी कैदियों को मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार का एक दंड जो है उसको फॉल्डर को दिया जाता है। अब इसी बीच में कॉक्सन जो है वो फॉल्डर के पास आता है और वो उससे पूछता है कि क्या रूथ को मिलने दिया जाए, उससे क्या वो रूथ से मिलना चाहता है, लेकिन उसको कुछ भी एक सही प्रकार का जवाब नहीं मिल पाता। और रूथ जो है वो कॉक्सन को ये बताती कि उसने अपने पति को छोड़ दिया है और अब वो एक तरह से पूरी तरह से बिल्कुल लाचार हो चुकी है और उसको जो है अपने बच्चों को भी, जो उनका पेट भरना, उनको पालना पोसना बहुत कठिन हो रहा है। अब जो फॉल्डर है, फॉल्डर को जब ये बात पता चलती है तो बिल्कुल एक तरह से टूट जाता है कि अब वो क्या करे और उसको ये डर लगता है कि कहीं उसकी लव लेडी ने अपने आप को सेक्रीफाइस ना कर दिया हो, कहने का मतलब अपनी बॉडी को वो सेल ना कर दिया हो। तो इस बात का फॉल्डर को डर लगता है। अब इसके साथ साथ जो रूथ है वो पूरी कोशिश कर रही है, वो सोलिसिटर्स के फर्म में जाती है और इवन वो उनसे एक रिक्वेस्ट करती है कि फॉल्डर को चांस दिया जाए और उसको वापस मतलब छुड़वा लिया जाए। अब इसी बीच में जो है कुछ दिन की एक मोहलत, एक जिसको कह देते हैं एक बेल, उसको मिल जाती है फॉल्डर को। अब लेकिन फॉल्डर को ये लगता है कि उसने जो है इसकी एब्सेंस में, फॉल्डर की एब्सेंस में जो ये लेडी है पैसे कहाँ से लाई, तो या इसके पास केवल और केवल क्या ऑप्शन हो सकता है, अपने आप को रूथ ने कहीं ना कहीं सेल किया है। अब इसी बीच में दोस्तों वो समय ख़त्म होने को आता है। एक पुलिसमैन होता है जो कि फॉल्डर को गिरफ्तार करने के लिए आता है और इस जो फॉल्डर है, फॉल्डर अब कुछ नहीं करना चाहता, वो अपने जीवन का अंत करना चाहता है और वो क्या करता है, वो अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देता है। कहने का मतलब वो कूदकर मृत्यु के हवाले हो जाता है। और दोस्तों ये जो प्ले है इसका अंत हो जाता है एक सीनियर क्लर्क के शब्दों में, जब वो ये कहता है, सीनियर क्लर्क क्या कहता है, नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन, ही इज सेफ विद जेंटल जीसस, कि कोई नहीं इसको टच करेगा, अब वो सेफ है, सुरक्षित है, किसके साथ, जीसस के साथ। तो दोस्तों ये थी एक ब्रीफ में समरी जस्टिस की। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और इसके साथ आप जानते ही हैं दोस्तों कि जॉन गाल्सवर्दी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और जैसे जैसे स्टोरीज लीड होती रहेंगी वैसे वैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस जो इसको जॉन गाल्सवर्दी को लेकर हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिनका आपका कल रिवीजन टेस्ट भी लिया जाएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करें और इसके साथ साथ ये जो जस्टिस प्ले मैंने आपको पढ़ाया है या फिर सिल्वर बॉक्स आपको पढ़ाया है उसकी भी स्टोरी दिल और दिमाग में अच्छी तरह से कैद कर लें। तो उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई करके भी मुझे जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।